رب زدني علما. टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे वाई अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर पे IS 33 पूरे का पूरा IS बनाने की जरूरत क्या थी। इसमें दो ईपीएस होती है, एक बेसिक ईपीएस होती है एंड एक डाइल्यूटेड ईपीएस होती है। राइट, बेसिक ईपीएस में हम लोग पढ़ेंगे बोनस इशू, राइट इशू और बेसिक ईपीएस इटसेल्फ। और डाइल्यूटेड में देखेंगे अगर कन्वर्टेबल्स और ऑप्शंस एंड वारंट्स का देखना पड़ गया। अच्छा, अर्निंग पर शेयर में क्या कहता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इट सेज अर्निंग पर शेयर इज वाइडली रिगार्डेड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस। Why it is important? Because the financial statement users are able to compare EPS of different entities। देखो होता क्या है, एक कंपनी है जिस जो बहुत ह्यूज कंपनी है, एक कंपनी है जो बहुत स्मॉल कंपनी है। अच्छा, जो ह्यूज कंपनी है उसका जो टर्नओवर होगा बहुत ज्यादा होगा, जो स्मॉल कंपनी है उसका टर्नओवर बहुत छोटा होगा। लेकिन व्हेन द ईपीएस इज कैलकुलेटेड एंड इट इज कंपेयर्ड, तो दोनों कंपनीज को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इट मींस huge size and small size companies are both can be compared with each other, and also for the same entity different accounting periods में भी हम लोग ईपीएस की बेसिस पे उसको कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, IS 33 जो अर्निंग पर शेयर है, ये इससे कैसे परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, हाउ इट अचीव कंपैरेबिलिटी। सबसे पहले ये डिफाइन करता है अर्निंग्स को कि अर्निंग्स है क्या। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अर्निंग्स जो है वो बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। आप कहती हैं नहीं सर इट शुड बी आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। समवन एल्स सेज नो इट शुड बी आफ्टर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट। तो अर्निंग्स है क्या, 33 डिफाइन करता है। अच्छा, फिर वो कहता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कौन से इंक्लूड होंगे। देखो बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आप मुझे आंसर करेंगी। एक बंदा है जिसने कंपनी में साल के स्टार्ट से इन्वेस्ट किया, और एक बंदा है जिसने कंपनी में इन द मिडल ऑफ द ईयर इन्वेस्ट किया। अब आप मुझे बताओ एट द एंड ऑफ द ईयर जब प्रॉफिट्स आएंगे तो क्या दोनों बंदों को सेम सेम मिलना चाहिए, जो है शेयर के सेम सेम नहीं मिलना चाहिए, और अगर नहीं तो क्यों नहीं जी बेटा। मेरीन, कैन यू लिसन मी। जी सर, जी जी सर। जी, सर, साल के स्टार्ट में जो होगा उसको मतलब ज्यादा मिलना चाहिए। एग्जैक्टली उसका रीजन ये है कि उसने पूरे साल इन्वेस्ट किया रखा, जबकि जो मिडल ऑफ जी। द ईयर जिसने इन्वेस्ट किया उसने सिर्फ आधा साल इन्वेस्ट किया जिसपे अर्निंग आई। क्योंकि देखो जब भी इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उन पैसों से कंपनी ऑपरेशंस चलाती है और उससे फिर प्रॉफिट आता है। तो दैट्स वाई वो कौन से शेयर्स लेने हैं ये हमें IS 33 बताता है। और लास्ट पे जो है IS 33 बताएगा कि प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए और डिस्क्लोजर क्या होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, ईपीएस का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी अर्निंग डिवाइड बाय शेयर्स। अब अर्निंग्स जो होंगी वो कौन सी होंगी, अभी आपने ये याद रखना है, ग्रुप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कौन सा होगा, ग्रुप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी आफ्टर टैक्स वाला होगा। अच्छा, ग्रुप प्रॉफिट क्यों है, क्योंकि ईपीएस जो रिक्वायर्ड है IS 33 रिक्वायर करता है जो कंपनीज को, सिर्फ उन कंपनीज को रिक्वायर करता है जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है ग्रुप ऑफ कंपनीज की, वो मैं लेटर और लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, उसमें से लेस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट माइनस कर देना है और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड्स को माइनस कर देना है। ये एक्चुअली जो लेस करने वाली बात है ये डाइल्यूटेड ईपीएस में ज्यादा होती है, वो हम लोग देख लेंगे। आपका जो एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें नहीं है, जबकि आईएफआरएस में डाइल्यूटेड ईपीएस भी है। और शेयर्स कौन से लेंगे, शेयर्स लेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर जिसे हम वैन्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ईपीएस कैलकुलेट किसको करनी है, इसका स्कोप क्या है। ईपीएस सिर्फ उन कंपनीज को कैलकुलेट और रिपोर्ट करनी है जो कि ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, जो कि और जिनके शेयर जो हैं वो कोटेड होते हैं, जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे सेल और परचेज होते हैं। ठीक है, कोई सवाल यहां तक। नहीं सर। ओके, तो सब इसमें जो बेसिक ईपीएस है ना उसमें हमारे पास तीन इश्यूज आते हैं, मतलब तीन प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहले एक प्रॉब्लम आता है जब शेयर इशू हो फुल मार्केट प्राइस पे। देखो एक चीज आपको समझ लेनी है कि एक प्राइस होती है जो कि पार वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है जो कि मार्केट वैल्यू होती है। मार्केट वैल्यू मे बी डिफरेंट और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज डिफरेंट फ्रॉम पार वैल्यू।
तो पहला जब इशू आएगा वो कब आएगा, जब कंपनी शेयर इशू करेगी फुल मार्केट प्राइस पे। उसमें क्या होगा, अर्निंग्स शुड बी अपोर्शन्ड ओवर द वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर्स कैपिटल। इसका मतलब यही वही है जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन पूछा कि एक बंदा है जिसने साल के स्टार्ट पे शेयर कंपनी में इन्वेस्ट किया, एक बंदा है जिसने मिडल ऑफ द ईयर इन्वेस्ट किया, तो उसको कितना मिलना चाहिए। अब मसला ये है ना, हम आधे साल के प्रॉफिट्स तो नहीं निकाल सकते। हम फिर क्या करते हैं, हम लोग शेयर्स को आधे साल पे ले जाते हैं, एक इलिस्ट्रेशन करते हैं, वहां से हमें समझ आ जाएगी। तो कहता है एन एंटिटी विद ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 issued 200,000 shares at full market price of $3 on 1st जुलाई 2018। क्या किया उसने, मिडल ऑफ द ईयर उसने जो है नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए, कितने, 200,000 फुल मार्केट प्राइस पे। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उसने क्या दे दी, उसने कहा जी 2007 में जो है वो प्रॉफिट था 460 का, 460,000 का, और शेयर्स कितने थे, 800,000। 2018 में प्रॉफिट कितना था, 550,000 का, और शेयर्स कितने हो गए, 1 मिलियन, क्योंकि 2 लाख शेयर इशू किए, यानी 2018 के स्टार्ट पे ओपनिंग शेयर्स कितने होंगे, 8 लाख, क्योंकि 2007 के क्लोजिंग 2008 का 2018 के ओपनिंग हो जाएंगे। तो 2 लाख मिडिल ऑफ द ईयर उसने शेयर्स इशू किए, तो हो गए 10 लाख। अब वो कहता है क्या करो, कैलकुलेट करो ईपीएस फॉर ईच ईयर। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो 2007 का हमें कोई और डाटा गिवन नहीं है, तो 2007 की जो ईपीएस कैलकुलेट होगी, ईपीएस, मैं थोड़ा और इसको जूम कर देता हूं। सर ये एक्सेल पे आप कर रहे हैं? जी जी, एक्सेल पे। आपको सॉरी, आपको स्क्रीन शेयर नहीं हुई ना अभी तक? जी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं एक मिनट, सिर्फ मुझे था स्क्रीन शेयर लगी हुई है, मैं अभी शेयर कर देता हूँ। ठीक हो गया, अब होगी शेयर स्क्रीन। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, मैं वो यही समझ रहा था कि शायद स्क्रीन शेयर होगी हुई है। चलो कोई नहीं, इसको फिर मैं वो कर दूंगा, लगा दूंगा, नो इश्यूज। इसकी वो फोटोज लेके लगा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कहता है, वो कहता है एन एंटिटी विद, नजर आ रही है ना ये? जी सर। अच्छा, an entity with a year ended end of 31st December 2018 issued 200,000 shares at full market price of $3 on 1st July 2018। अच्छा, उसने कहा जी 2017 में 460,000 प्रॉफिट्स थे और उसके 8 लाख शेयर्स थे। 2018 में क्या हुआ, प्रॉफिट्स थे 550,000 के और शेयर्स हो गए 100,000 के, यानी 2 लाख शेयर्स और ऐड हो गए इस 8 लाख में, ठीक है। तो हमारे पास कितने आ गए, 10 लाख शेयर आ गए, ठीक है। अब वो कहता है कैलकुलेट ईपीएस फॉर ईच ईयर। हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ईपीएस का फॉर्मूला हमारे पास है, ईपीएस 2017 की, ईपीएस 2017 की जो कैलकुलेट हो जाएगी, दैट विल बी अर्निंग्स, अर्निंग्स डिवाइड बाय शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्निंग्स कितनी है, 460,000 की, जो कि 2017 की है, उसने बता दिया यहाँ पे। और नंबर ऑफ शेयर्स थे 8 लाख के, 800,000 के। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, जब इसको कैलकुलेट किया, इज इक्वल्स टू एंटर किया, तो हमारे पास आ गया, कितना आ गया जी, हमारे पास आ गया 0.575 डॉलर्स पर शेयर। या इसको दूसरे वर्ड्स में हम लोग देखो, $1 में 100 सेंट्स होते हैं, तो जो जो कन्वेंशन है वो क्या है कि इसको सेंट्स में भी रिपोर्ट किया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं 57.5 सेंट्स पर शेयर जो है वो क्या है, 2017 की ईपीएस आपके पास आ गई, ठीक है जी। अच्छा, ये क्यों सीधी सीधी आ गई, ये इसलिए सीधी सीधी आ गई कि 2017 में ड्यूरिंग द ईयर कोई शेयर इशू नहीं थे हुए। अब क्या करेंगे हम लोग, यही फॉर्मूला अगर हम लोग 2018 के लिए लगाना चाहें, 2018 के लिए लगाना चाहे, फॉर्मूला यही होगा, अर्निंग्स जो हैं वो तो आ जाएंगी कितनी, अर्निंग्स आ जाएंगी हमारे पास, दैट इज 550,000 की अर्निंग्स आ जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे। वजह क्या है, वजह यह है कि वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर
शेयर्स इशू हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये है, साल के स्टार्ट पे शेयर्स थे 800,000, क्योंकि 2017 के एंडिंग शेयर्स 2018 के ओपनिंग शेयर्स हो गए, तो 2018 के स्टार्ट पे 8 लाख शेयर्स थे। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर 6 महीने बाद 2 लाख शेयर और इशू इशू हुए और क्लोजिंग 10 लाख हो गए। अब ये बात वही होगी जो हम लोगों ने जिससे स्टार्ट किया था, कि अगर कोई बंदा ड्यूरिंग द ईयर इशू करता है तो उसका प्रॉफिट्स पे उतना हक नहीं है जितना इन लोगों का है जिनके साल के स्टार्ट से शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए थे। तो फॉर दैट रीजन व्हाट वी डू, वी कैलकुलेट वैन्स, वी कैलकुलेट व्हाट, वी कैलकुलेट वैन्स। व्हाट इज वैन्स? वैन्स का टेबल क्या होता है? वैन्स का टेबल बेसिकली 4 जो है कॉलम टेबल होता है, मैं यहां पे बना लेता हूं। वैन्स इज बेसिकली कॉल्ड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। जस्ट वेट, इसको मैं मर्ज कर देता हूं। अच्छा, वैन्स का टेबल क्या है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है जी, विच इज बेसिकली वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ये आ गया आपके पास वैन्स, ठीक है जी, ये वैन्स आ गया। अच्छा, वैन्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? व्हाट यू डू, यू राइट ईयर एंड। आपने यहां पे ईयर एंड लिखना है, जो भी साल का ईयर एंड होगा। यहां पे आपने लिखना है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ठीक है जी। फॉर्मेट, इसको मैं श्रिंक और रैप टेक्स्ट कर देता हूं। अच्छा चलो, इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ईयर फ्रैक्शन, और देन हमारे पास आ जाएगा वैन्स। यहां पे लास्ट पे हम लोगों के पास वैन्स आ जाएंगे। अच्छा, अब होगा क्या, हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, बल्कि इसको ईयर ही लिख देते हैं। अच्छा, था क्या, या इसको बेहतर ये है ईयर नहीं डेट लिख देते हैं, ठीक है। अब था क्या हमारे पास, विल स्टार्ट विद द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो 1 जनवरी 2018 को हमारे पास कितने शेयर्स थे? हमारे पास शेयर्स थे जी 8 लाख, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे 8 लाख, ठीक है। अच्छा, अब यही शेयर जो हैं, ये 8 लाख शेयर साल के कितने हिस्से रहे? देखो, वो कहता है 1 जुलाई 2018 को नए शेयर इशू हुए हैं, ठीक है। तो 8 लाख शेयर जो हैं वो साल के कितने हिस्से रहे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने रहे ना। तो हम क्या करेंगे, हम कह देंगे ये 8 लाख शेयर जो है साल के 6/12 में रहे, ठीक है। इसको मैं 1 मिनट, फॉर्मेट तो मैं कर देता हूँ टेक्स्ट। अच्छा जी, तो ये हमारे पास 6/12, तो ये हमारे पास 6 महीने रहे टोटल साल का। अब हम करेंगे क्या, वैन्स कैसे कैलकुलेट होगा? हम लोग शेयर्स को और ईयर फ्रैक्शन को, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे कहूं ए, ये क्या है? ये कॉलम ए है, और ये हमारे पास जो है कॉलम बी है। हम क्या करेंगे, वैन्स कैसे आएंगे, हम ए को मल्टीप्लाई कर देंगे बी से। तो अगर हम लोग जो है क्या करें, इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दे इससे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है? इतना बड़ा क्यों आंसर आ गया हमारे पास? स्केप। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, हम इक्वल करके 800,000 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी नहीं आ रहा, तो हम इसे यूं कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय, एंटर कर दिया। अच्छा, ये क्यों नहीं आ रहा भाई फॉर्मूले में, इज इक्वल्स टू 800,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12। कैलकुलेट क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, तो इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 800,000, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6/12, बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, 6/12, तो ये बन गया 4 लाख। तो मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूं 4 लाख को, ठीक है जी। अच्छा, अब
नए शेयर्स कब इशू हुए? नए शेयर्स हुए 1 जुलाई को। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं? 1 जुलाई 2018। अच्छा, जब नए शेयर इशू हुए तो हमारे पास टोटल शेयर्स कितने हो गए? हमारे पास टोटल शेयर हो गए कितने? 10 लाख के। ठीक है। और 10 लाख शेयर साल के कितने हिस्से रहे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये भी कितनी देर रहे? 6/12। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम इन 10 लाख को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी कितना? 500,000। तो अब हम क्या करेंगे? दो ही थे तो हम इन दोनों को, इसको प्लस इसको जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो वैन्स का टेबल बताता है वो क्या कहता है? वो कहता है जी हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास जो है वो 9 लाख हमने नंबर ऑफ शेयर्स यूज करने हैं, जो कि हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 900,000 शेयर्स को ले आएंगे। इसको मैं ड्रैग करता हूं और ये 9 लाख ही आएगा। इसको इक्वल का साइन दबाते हैं और हमारे पास कितना आ गया जी? हमारे पास आ गया 0.611 डॉलर पर शेयर। और अगर हम लोग इसको सेंट्स में करें तो दैट विल बी 6.11 क्या सेंट्स पर शेयर। ठीक है जी, कोई सवाल? नहीं सर। ओके, गुड हो गया। तो ये तो है कब? इसको मैं शीट का नाम देता हूं क्या? इसको शीट का नाम दे देता हूं जब फुल मार्केट प्राइस पे इशू होता है। तो एक जब फुल मार्केट प्राइस पे इशू होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वैन्स का टेबल बनाते हैं, राइट? अच्छा, अब क्या होगा? अब ईपीएस, अच्छा, अब क्या होगा? अब वो कहता है अगर कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है, लेट्स गो इनटू इट। ठीक है, ये क्वेश्चन उसने सॉल्व भी किए हुए हैं। कहता है अगर कंपनी बोनस इशू शेयर करती है, इफ a bonus issue or capitalization issue or scrip issue does not provide additional resources to issuer, means that the shareholder owns the same portion of business before and after the issue। देखो, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो होता बोनस शेयर इशू करती है तो होता क्या है कि देखो, जब भी कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो कंपनी शेयर्स इसलिए इशू करेगी कि उसके पास पैसा आए, राइट? उस पैसे से वो अपने ऑपरेशन चलाए और ऑपरेशन से प्रॉफिटेबिलिटी हो। लेकिन जब बोनस शेयर इशू करती है तो बोनस शेयर्स के अगेंस्ट नो वन पेज मनी, सिर्फ कंपनी शेयर इशू करती है। तो थेरोटिकली स्पीकिंग, जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो उसके शेयर प्राइस जो है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो, शेयर प्राइस हम लोग निकालते हैं या ईपीएस उसकी कम हो जाएगी। ईपीएस क्यों कम होगी? क्योंकि वही प्रॉफिट अब ज्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में डिवाइड होगा। देखो, आगे नंबर ऑफ शेयर थे से 100,000, कंपनी ने 20,000 एडिशनल शेयर जब इशू कर दिए तो अब वही प्रॉफिट जो है वो 1,20,000 लोगों में या 1,20,000 शेयर, 1,20,000 जो है शेयर्स में डिवाइड होगा। तो दैट्स वाई जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो वो कहता है इट डजेंट मेक डिफरेंस कि वो बोनस शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर इशू हुए हैं, स्टार्ट ऑफ द ईयर इशू हुए हैं, कि एंड ऑफ द ईयर इशू हुए हैं, क्योंकि वो कुछ पैसा ला ही नहीं रहे। सॉरी, हम लोग वैन्स का टेबल इसलिए कैलकुलेट करते थे कि हम लोग देखें कि ड्यूरिंग द ईयर अगर नंबर ऑफ शेयर्स इशू हुए हैं तो हम उसको सही कैलकुलेट कर सकें, प्रॉफिट प्रॉपर प्रॉपर अप्रोर्शनेट हो सके। सॉरी। तो अब अगर बोनस शेयर्स इशू हुए हैं जो कि पैसा ही नहीं लेके आ रहे, तो बोनस शेयर साल के किसी हिस्से में भी इशू हो, वो कहता है आपने क्या एज्यूम करना है? आपने एज्यूम करना है कि बोनस शेयर्स आर इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर। देखो, इन कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस इन द करंट ईयर द बोनस शेयर्स आर डीम्ड टू हैव बीन इशूड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। इन फैक्ट, कंपैरेटिव फिगर्स यानी पिछले साल की फिगर्स कैलकुलेट करने के लिए वो कहता है कंपैरेटिव फिगर्स आर रीस्टेटेड टू अलाउ फॉर प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन शेयर कैपिटल कॉल्ड बाय बोनस इशू। डूइंग दिस ट्रीट द बोनस इश्यूज एज इफ इट हैड ऑलवेज बीन इन एग्जिस्टेंस। तो हम कंपैरेटिव फिगर, देखो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, उसमें 2 साल का डाटा होता है, करंट और प्रीवियस। तो अगर करंट ईयर में बोनस शेयर इशू हुए हैं तो आपने फिर जो पिछले साल के शेयर्स है उनको भी ऐसे ही करना है कि बोनस इशू हुए हैं और उसकी ईपीएस को भी रिकैलकुलेट करना है। अच्छा, वो कैसे रिकैलकुलेट होगी? आप क्या करेंगे? आप एक फ्रैक्शन यूज करेंगे जिसे कहते हैं बोनस फ्रैक्शन, और आप इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। हम अभी उसे भी देख लेते हैं।
यहां तक कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ओके, लेट्स रीड एन इलिस्ट्रेशन। वो कहता है एन एंटिटी मेक्स अ बोनस इश्यूज ऑफ 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 5 एग्जिस्टिंग शेयर्स हेल्ड ऑन 1 जुलाई। अच्छा, अब होगा क्या जब भी इस तरह का काम होगा? लेट मी मेक अ कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, और इसका नाम जो है मैं रख देता हूं बोनस इशू। अच्छा, अब जब भी ऐसा काम होगा, क्योंकि इसमें वैन्स की तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, इंटायर रो इसको डिलीट कर दिया। हाँ, जब भी हमने न्यू शेयर्स निकालने हैं, न्यू शेयर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए मैंने फॉर्मूला थोड़ा सा इजी किया हुआ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने क्या करना है, आपने जो है वो क्या करना है, जो ऑफर में जो लोएस्ट नंबर होगा, नंबर इन ऑफर, उसको रख लेना है न्यूमिनेटर में, और उसे डिवाइड कर देना है। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल मर्ज इट, वेट, और उसे डिवाइड कर देना है हायर नंबर इन ऑफर से, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब देखो, अगर हम लोग इसको देखें तो वो कहता है एंटिटी मेक्स अ बोनस इशू ऑफ 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 5, यानी इस ऑफर में एक छोटा है और 5 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम लोएस्ट नंबर इन ऑफर कितना है, 1, राइट? तो हमने क्या किया, लोएस्ट नंबर इन ऑफर इज 1 डिवाइड बाय हाईएस्ट नंबर इन ऑफर इज 5, और नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं, वो कहता है एग्जिस्टिंग शेयर्स हेल्ड ऑन 1 जुलाई। तो अभी पढ़ लेते हैं। वो कहता है जी 2017 में कितने शेयर्स थे, 100,000, और 2018 में कितने हो गए, 12 लाख। अगर हम लोगों ने निकालने भी हैं तो उसने 2018 के मिड में 1 जुलाई को ये ऑफर की। तो 1 जुलाई 2018 में कितने शेयर्स थे, डेफिनेटली 2017 के जो क्लोजिंग शेयर्स थे वो 2018 के ओपनिंग शेयर्स होंगे, और वही जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक चल रहे। तो जुलाई में कितने शेयर्स थे, 1 जुलाई को शेयर्स थे 10 लाख के। तो हम लोगों को 1 जुलाई को जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो कितने थे, एग्जिस्टिंग शेयर्स, वो थे 10 लाख के। तो मैंने यहाँ पे 10 लाख लिख दिया। अच्छा, इसको मैं ड्रैग करता हूँ, 10 लाख, और इसको मैं इक्वल का साइन डालता हूं, तो मेरे पास इधर कैलकुलेट हो जाएगा कितने। वाई जी ये क्या कह रहा है, अच्छा, तो मेरे पास कितने आ गए जी, यहाँ पे मेरे पास आ गए 2 लाख शेयर नए इशू होंगे। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें क्वेश्चन में, तो 10 लाख पहले थे और क्लोजिंग कितने आ गए, 12 लाख। तो जाहिर बात है 2 लाख नए शेयर इशू हुए तो 12 लाख हो गए। ठीक है, अब हमारी ईपीएस विल बी इजी। 2017 की ईपीएस कितनी है, वो हम नॉर्मल तरीके से निकाल लेंगे। कितना, 4,60,000 डिवाइड बाय 10 लाख, 4,60,000 डिवाइड बाय 10 लाख, तो दिस विल बी हाउ मच, this will be 0.46 and this will be 46 cents, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, 2018 की अर्निंग्स कितनी आ गई जी, 2018 की अर्निंग वही 5,50,000, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किस पे, 12 लाख शेयर्स पे, और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 12 लाख शेयर्स। तो हमारे पास कितना आ गया, 0.45833, और इसको हम क्या देंगे, हम कह देंगे 45.83 पर शेयर। लेकिन अब हमें क्या करना होता है, इन दैट केस हमें 2017 की जो अर्निंग होती है उसे रीस्टेट करना होता है कंपैरेटिव फिगर के लिए। तो हम लोग इसको कहते हैं रीस्टेटेड स्टेटेड ईपीएस। अच्छा, रीस्टेट करने के लिए एक तरीका क्या होता है, सिंपल सी बात है। आप क्या करें, देखो मैं दोनों बता देता हूं तरीके। एक तरीका है कि आप पिछले साल की जो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, इसको मैं बस कर देता हूं। आप क्या करें, इसको उठाएं, लेकिन इसको 12 लाख शेयर पे डिवाइड करें, क्योंकि आपने ये ज्यूम करना है कि द शेयर्स आर इन इशू फ्रॉम द
स्टार्ट ऑफ द ईयर, इनफैक्ट पिछले सालों में भी इशू हुए थे, तो हम लोग क्या किया, हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो है वो रीस्टेटेड फिगर आ जाएगी कितनी, दैट विल बी, एंटर किया तो मेरे पास जो रीस्टेटेड फिगर आएगी दैट विल बी डॉलर्स पर शेयर। और अगर मैं इसको कहना चाहूँ तो दैट विल बी 38.33 सेंट्स पर शेयर। अच्छा, ये एक तो तरीका है कि आप नॉर्मल तरीके से करो। दूसरा तरीका क्या होता है, आप क्या करते हैं, आप जो है रीस्टेट करने के लिए आप जो ओरिजिनल कैलकुलेट की होती है, जो कि हमारे पास थी 0.46 या 46 सेंट्स थी ना, ठीक है, उसको आप क्या करते हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं इनवर्स इनवर्स ऑफ बोनस बोनस फ्रैक्शन से। अच्छा, इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अभी। अच्छा, इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे पहले तो बोनस फ्रैक्शन को देखते हैं ना, बोनस फ्रैक्शन क्या होगा। बोनस फ्रैक्शन क्या है, देखो, बोनस फ्रैक्शन बोनस फ्रैक्शन क्या है, वो कहता है कि जिस जिसके पास भी, यहां पे कहता है जिस जिसके पास भी 5 एग्जिस्टिंग शेयर थे उसे एक नया मिल गया। तो जब उससे जिस जिसके पास भी 5 न्यू शेयर थे उसे जब एक नया मिल गया, तो उसके पास टोटल कितने हो जाएंगे, 6। और इन 6 को जब हम लोग 5 पे डिवाइड करेंगे कि नए कितने आ गए 6, पुराने कितने थे 5, तो इसको हम लोग कहेंगे दिस इज बोनस फ्रैक्शन। तो इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन क्या होगा, इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन क्या होगा, इसको इनवर्स कर देंगे। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन विल बी 5/6। तो हम क्या करेंगे, हम अगर इसी वाली ईपीएस को अपनी, जो कि हमारी कितनी थी, 46 थी, ठीक है, उसको, बल्कि मैं इसको 46 सेंट्स मल्टीप्लाई बाय इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन इज 5/6। अच्छा, इसमें मैं क्या करता हूं, मैं एक और ऐड कर देता हूं, तो सी कंट्रोल वी, इसको मैं उड़ा देता हूं यहां से, और इसको इक्वल का साइन डाल देता हूं, एंटर करते हैं। तो देखो हमारे पास सेम वही आ गई, सेंट्स पर शेयर, ये सेम वही वाली आ गई जो हमारे पास, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं आपको, जो कि हमारे पास ये वाली आई थी। तो आप दोनों तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो ऑल टुगेदर नए नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड कर दो, या बेटर जो अप्रोच होती है वो ये वाली अप्रोच होती है कि आप क्या करें, आप उसे इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें। कोई सवाल यहां तक बेटा? नहीं सर। ओके, गुड। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर जो है इसको, एक मिनट मूव और कॉपी करूं मैं, क्रिएट अ कॉपी। अब होता क्या है, जहां पे बोनस और फुल मार्केट जो है वो दोनों इकट्ठे आ जाए, फुल मार्केट एंड बोनस, ठीक है, ये दोनों इकट्ठे आ जाए, फिर हम क्या करेंगे, तो उसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2 बेटा आपकी असाइनमेंट है, आपने करनी है मुझसे, मुझे कल याद, अभी तक कितनी असाइनमेंट्स हुई हैं टोटल, 2 ना? जी सर। जी, मुझे कल मैसेज करके याद करवाना, मैं आपको वो दे दूंगा, असाइनमेंट दे दूंगा। अच्छा, अब क्या होगा, बोनस एंड मार्केट इशू कंबाइंड आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, वैन्स भी कैलकुलेट करेंगे और बोनस फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करेंगे। तो वैन्स वाला टेबल जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड बन जाएगा, वो हम लोग कर लेते हैं, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 3 करते हैं। वो कहता है एन एंटिटी हैड 1 मिलियन शेयर्स इन इशू ऑन 1 जनवरी 2011 या 2021 कह लेते हैं। दे issued 200,000 shares at market value on 1st April 2021। अच्छा, followed by 1 for 5 bonus issues on 1st August 2021 with further 300,000 share issued at market value on 1st October 2021। If the profit for the year ended 31st December 2021 is 20,000, what is the basic earning per share? ओके, तो अब वो कहता है अगर इस तरह का इशू हो तो हम क्या करते हैं, जो हमारा वैन्स का टेबल है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम एक जो है वो एडिशनल ऐड कर देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बोनस फ्रैक्शन। अब गौर से सुनना क्या होगा, देखो बोनस फ्रैक्शन में हम क्या कहते थे,
बोनस फ्रैक्शन में हम कहते थे कि जब भी बोनस शेयर्स इशू होंगे तो हम एज्यूम करेंगे कि बोनस फ्रैक्शंस आर इन इशू फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर, राइट? हम यही कहते थे ना। तो अब हम लोगों ने क्या एज्यूम करना है? अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई बाय, इसको हम लोग कह देते हैं जी ये सी है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है? अब हम लोगों ने बोनस फ्रैक्शन उस टाइम तक अप्लाई करनी है जब तक एक्चुअल बोनस शेयर्स ना इशू हो गए हो। अच्छा, ये किस लिए है? ये इसलिए है कि हम लोग बोनस का जो है इंपैक्ट लाना चाहेंगे जब तक एक्चुअल बोनस शेयर्स ना इशू हो गए हो। ठीक है, देखो, हम आगे क्या करते थे? जब सिर्फ बोनस शेयर्स होते थे तो हम क्या कहते थे? हम कहते थे बोनस शेयर्स हम लोगों ने एज्यूम करने हैं कि साल के स्टार्ट से इशू है। अब अगर साल के दरमियान में जाके बोनस इशू हो रहे हैं तो उसका इंपैक्ट कैसे लाएंगे? थ्रू वैन्स के टेबल के पे। तो हम क्या करेंगे? जब तक बोनस शेयर्स नहीं इशू हो गए होंगे एक्चुअली, तब तक हम बोनस फ्रैक्शन से उसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे ताकि बोनस का इंपैक्ट आ जाएगा। और जिस टाइम पे एक्चुअल बोनस शेयर्स इशू हो जाएंगे उसके बाद हम लोग बोनस जो है वो फ्रैक्शन अप्लाई करना स्टॉप कर देंगे। ठीक है, मैं आपको अभी करके दिखाता हूं तो आपको उसकी समझ भी आ जाएगी कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? वो कह रहा है कि अगर प्रॉफिट जो है वो कितना है, 220 है। कब का? 2021 का। 2021, मैं इसको ड्रैग कर देता हूं। वो कहता है प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है जी 220,000। तो बताओ कितने होंगे जो है आपके इसको मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास नहीं है। इंसर्ट एक और करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कैसे आएंगे? वेटेड नंबर ऑफ शेयर से। अच्छा, वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स में क्या कहता है? एन एंटिटी हैड 1 मिलियन शेयर्स इन इशू ऑन 1 जनवरी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे डेट डाल देते हैं 1 जनवरी 2021, राइट? कितने शेयर्स है? 1 मिलियन। तो 1 मिलियन शेयर्स मैंने यहां पे लिख दिए। अच्छा, ये कब तक आउटस्टैंडिंग रहे बेटा? जरा ये देखना। वो कहते हैं दे इशूड 200,000 शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस ऑन 1 अप्रैल, यानी 31 मार्च 2021 तक ये 1 मिलियन शेयर ऐसे ही रहे। तो 31 मार्च मीन्स 3 डिवाइड बाय 12। ओके, कोई सवाल यहां तक? नहीं सर। ओके। अच्छा, अब वो क्या कहता है? वो कहता है उसके बाद 1 अप्रैल को उसने 1 for 5 बोनस इशू की है। तो बोनस फ्रैक्शन हमारे पास कैसे आएगी? वही जो मैंने आपको बताया था। पहले कितने थे? पहले 5 थे। फिर उसने एक और इशू किया, तो जिसके पास 5 थे उसके पास एक और आया, तो अब उसके पास कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, 6। तो 6 डिवाइड बाय 5 हमारे पास जो है वो बोनस फ्रैक्शन बन गई। और ये वैन्स का टेबल कैसे आता है? अगर हम लोग 10 लाख को मल्टीप्लाई कर दे किससे? 3 डिवाइड बाय 12 से, और फिर मल्टीप्लाई कर दे हम लोग किससे? 6 डिवाइड बाय 5 से। आई होप आई गेट आंसर। अच्छा, नहीं दे रहा ये, कोई बात नहीं। तो इसको मैं कंट्रोल सी अलहदा यहां पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, स्केप। अच्छा जी, कोई बात नहीं। इसको मैं कंट्रोल सी, बेटा जरा इसको कैलकुलेट करना। कैलकुलेटर है पास? 1 मिनट सर। से जो हुआ है ना, सिलेक्ट हुआ हुआ है नंबर पे, फॉर्मेट सेल नंबर। हाँ, ये कैलकुलेट कर लिया इसने। ठीक है, बस रहने दो। आर यू देयर? यस सर। जी बस ठीक है, वो कैलकुलेट हो गया, वो सेटिंग उसकी चेंज हुई हुई थी। ठीक है जी, तो ये फिलहाल हमारे पास ये आ गया। अच्छा, उसके बाद वो कहता है दे इशूड 200 थे शेयर्स एट मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल। ओके, तो 1 अप्रैल को क्या हुआ? 1 अप्रैल 2021 को क्या हुआ?
2 लाख शेयर इशू हुए तो पहले 10 लाख थे, 2 लाख शेयर जब और इशू हुए होंगे तो 12 लाख बन जाएंगे। अच्छा, ये 12 लाख कितनी देर रहे? वो कहता है फॉलोड बाय 1 for 5 बोनस इश्यूज ऑन अगस्त, यानी अगस्त में नए शेयर इशू होंगे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने ये वाले शेयर्स रहे, 4/12। और अभी देखो, अभी बोनस फ्रैक्शन नहीं लगेगा क्योंकि अभी भी नए जो शेयर्स इशू हुए हैं। अच्छा, अभी बोनस फ्रैक्शन लगेगा क्योंकि अभी तक बोनस शेयर्स इशू नहीं हुए, ये सिर्फ 2 लाख फुल मार्केट प्राइस पे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग वही 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/12 मल्टीप्लाई बाय 6/5 किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इतने शेयर्स आ गए। अच्छा, अब 1 अगस्त 2021 को वो कहता है कितने शेयर्स इशू होंगे, हमें वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा न्यू शेयर्स का। अगर मैं यहां से न्यू शेयर्स का फॉर्मूला लेके आऊं, Ctrl+C, Ctrl+V, तो नंबर ऑफ शेयर्स वही फॉर्मूला है। उसने क्या कहा जी, 1 for 5, तो हमारे पास 1 for 5 आ जाएगा। 1/1/5 और मल्टीप्लाई करेंगे एग्जिस्टिंग शेयर्स। एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं, 12 लाख अभी। ठीक है, तो 12 लाख शेयर्स हमारे पास आ गए। जब मैं इसको ड्रैग करता हूं तो 12 लाख शेयर्स इक्वल, एंटर किया, तो मेरे पास आ गया कितना, मेरे पास आ गया 2,40,000, ये नए शेयर इशू होंगे। तो जब 2,40,000 नए शेयर इशू होंगे, 12 लाख में ऐड हो जाएंगे, तो मैं आपको यहां पे इस इक्वल करके 12 लाख जमा 2,40,000 शेयर्स और आ जाएंगे, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 1440। अच्छा, ये साल के कितनी देर रहेंगे, देखो अगस्त में इशू हो रहे हैं, तो अगस्त के बाद फर्दर 300,000 शेयर्स इशू हुए हैं अक्टूबर में, यानी अगस्त और सितंबर 2 महीने सिर्फ। तो इसकी ईयर फ्रैक्शन कितनी लगेगी, दैट विल बी 2/12। अच्छा, अब बोनस फ्रैक्शन हम लोग नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब एक्चुअल बोनस शेयर्स इशू हो गए, तो हम बोनस फ्रैक्शन नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ 14,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2/12 से। ठीक है जी, तो हमारे पास 2,40,000 आ गया। अच्छा, इसके बाद कब हुआ, उसने कहा जी 1 अक्टूबर 2021 को हमारे पास कितने शेयर इशू हुए, और वो कहता है जी कितने शेयर इशू हुए 1 अक्टूबर को, ये बता रहा है, विद फर्दर 300,000 इशूड एट मार्केट वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को कितने शेयर इशू हुए, 3 लाख, 300,000 ये आ गया। ये साल के कितने हिस्से रहे, अगेन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने, 3/12। अच्छा, 3/12, मस्ती कर रहा है टेक्स्ट। ओके, अच्छा जी, ये कितनी देर रहे, ये रहे 3/12। और हमारे पास अभी भी बोनस फ्रैक्शन नहीं लगेगी, हमारे पास अभी बोनस फ्रैक्शन नहीं लगेगी, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल्स टू, सॉरी 300,000 नहीं आएगा बेटा यहाँ पे, मेरी गलती, जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ। 3 लाख नए शेयर इशू होंगे, तो ये ऐड हो जाएंगे कितने में, ये ऐड हो जाएंगे जो आपके प्रीवियस शेयर्स थे उनमें। असल में वो टाइम खत्म हो रहा है उसका मीटिंग का, तो मेरा मकसद है ये खत्म हो जाए, ये वाला लेस देन 1 मिनट रह गया। अच्छा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 174,000 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3/12 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 435,000। जब हम इस सब को ऐड कर देंगे, किस किस को हम ऐड कर देंगे, इन वैन्स वाले टेबल को, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 1455। ये हमारे पास आ जाएंगे जी नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, और इसको हम लोग जो क्वेश्चन मार्क में लिखा था 14,555, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 14,55,000। और जब हम लोग इसको, एक से पहले बड़ी कोशिश की थी मैंने कि खत्म हो जाए, लेकिन नहीं हो सका। हम क्या करेंगे, यहां तक तो ठीक था कि 3 लाख शेयर और इशू हुए, जो कि हम लोगों ने ऐड कर दिए थे यहाँ पे। ठीक है, ऐड किए, उसको मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं भी, पहले 40,40,000 थे, उसमें 3 लाख और शेयर इशू हुए, ऐड कर दिए। ये अक्टूबर में इशू हुए थे, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, 3/12, और बोनस फ्रैक्शन नहीं लगेगी। बोनस फ्रैक्शन सिर्फ तब तक लगेगी जब तक एक्चुअल बोनस शेयर इशू नहीं हो जाएंगे। ये शेयर्स आ गए थे, और इनको हम लोगों ने ऐड कर दिया। किसके लिए? वैंस के लिए हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया। और जहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क किया था, वहां पे इसको पुट कर दिया। जब मैं इसको ड्रैग करता हूं, तो मेरे पास जो है, मेरे ख्याल से एक जीरो मैंने ज्यादा डाल दिया हुआ है, 14,55,000 है। ठीक है, और इसको मैं इक्वल का साइन देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? दैट इज 0.1512 शेयर आ गई, डॉलर्स पर शेयर, और 15.12 पर शेयर हमारे पास ईपीएस आ गई, जब बोनस और जो फुल प्राइस है वो दोनों इशू हो रहे हो। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। ठीक है जी, कोई सवाल अभी तक आपको बेटा? नहीं सर। ओके। अच्छा, अब थर्ड वन जो हमारे पास आता है वो आता है राइट इश्यूज वाला। राइट इश्यूज क्या होते हैं? जो कॉर्पोरेट लॉ है या कंपनी लॉ है किसी भी कंट्री का, वो कहता है कि आपने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले ऑफर करना है। जब भी आप नए शेयर्स ऑफर करने जा रहे हैं, वो उसकी रीजन, सेवरल रीजंस आर देयर, क्योंकि जब भी नए शेयर्स इशू होते हैं तो होता क्या है, आपको प्रॉपर प्रोस्पेक्टस के थ्रू जाना पड़ता है, उसका काफी खर्चा होता है, देयर आर न्यूमरस फॉर्मेलिटीज फॉर दैट। तो वो कहता है ये शेयर होल्डर्स का राइट है कि आप क्या करें, आप सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को खरीद लें। इसको प्रीएम्पशन राइट भी कहते हैं समटाइम्स। तो आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछ ले, आपने वैसे भी तो प्रोस्पेक्टस वगैरह पे खर्चा करना है, तो आप क्या कहें, आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स ऑफर करें मार्केट से कम वैल्यू पे, उसे कहते हैं राइट इश्यूज। ठीक है, आप क्या कहते हैं, आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कहते हैं कि भाई हम लोग नए शेयर इशू करना जा रहे हैं, आप खरीद ले नए शेयर्स मार्केट से कम प्राइस पे। अब होगा क्या, शेयर होल्डर्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस ऑफर बिकॉज उन्हें मार्केट से कम प्राइस पे मिल रहे हैं, और शेयर उतने के उतने मिल रहे हैं। अच्छा, कंपनी को क्या फायदा होगा कि उन्हें प्रोस्पेक्टस वगैरह पे और फॉर्मेलिटीज पे इशू खर्चा नहीं करना पड़ेगा, वही शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर हो जाएगा, और शेयर होल्डर विल आल्सो बी हैप्पी कि उनका ओवरऑल शेयर लूज नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, अब राइट इश्यूज में होता क्या है, कुछ बोनस का फीचर होता है, कुछ फुल मार्केट प्राइस का इशू फीचर होता है, तो उनको दोनों को मिक्स करके हम लोग फिर इसके बेसिकली 4 स्टेप्स में हम लोग जो है वो कैलकुलेट करते हैं ईपीएस। कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले स्टेप में हम लोग कैलकुलेट करते हैं टीईआरपी। टीईआरपी क्या होता है? थेरोटिकल एक्स राइट प्राइस। देखो, जब भी कंपनी बोनस इशू करती है या राइट इशू करती है, तो उसके बाद थेरोटिकली स्पीकिंग जो शेयर की प्राइस है वो कम होती है। क्यों कम होती है? डेफिनेटली जब बोनस शेयर्स इशू होंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ता है, न्यूमिनेटर नहीं बढ़ता। तो आपकी जो शेयर की प्राइस है या ईपीएस जो है वो डाउन जाती है। कैसे डाउन जाती है अभी हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग टीआरपी कैलकुलेट करते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 2 में हम लोग बोनस फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। नाउ बोनस फ्रैक्शन विल बी कैलकुलेटेड थ्रू अ डिफरेंट मेथड, दैट विल बी मार्केट प्राइस बिफोर इशू और थेरोटिकल एक्स राइट प्राइस। ऐसा थेरोटिकल एक्स राइट प्राइस मींस कि जब एक्सरसाइज कर दिया आपने राइट, चाहे वो बोनस वाला है चाहे वो राइट इशू है, तो उसके बाद थेरोटिकली क्या प्राइस हुई। ठीक है, उसके बाद वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, मैं नॉर्मली उल्टा चलता हूं, मैं ईपीएस पहले कैलकुलेट करता हूं, मैं आपको बताता हूं कैसे चलता हूं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो कि इसी को कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कैलकुलेशन है, हमने ईपीएस कैलकुलेट करनी है। वो कहता है एन एंटिटी इशूज वन न्यू शेयर फॉर एवरी टू एग्जिस्टिंग शेयर्स हेल्ड बाय द वे ऑफ अ राइट इश्यूज एट 1.5 पर शेयर ऑन 1 जुलाई 2008। प्री इशू मार्केट प्राइस वाज $3 पर शेयर। उसने 2007 की भी हमें दे दिया, 2018 का भी दे दिया, और हमें वो कहता है ईपीएस कैलकुलेट करो, पहले 2018 की फिर 2017 की जो रीस्टेटेड होगी तो हम कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेट मी डू इट। मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि मैं रिवर्स में क्यों चलता हूं। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट, मूव और कॉपी कर लेता हूं, क्रिएट अ कॉपी, और ये हमारे पास हो गया राइट इश्यूज के साथ। ठीक है जी। अच्छा, राइट इश्यूज में क्या करना है, मैं रिवर्स इसलिए चलता हूं, सबसे पहले हमें एक्चुअली क्या कैलकुलेट करना है, 2018 की ईपीएस कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी। तो 2000 की ईपीएस कैसे कैलकुलेट होगी, मैं इसको
डिलीट कर देता हूं। अच्छा, 2000 की ईपीएस के लिए हमें क्या चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट हमारे पास है कितना है, प्रॉफिट हमारे पास है 550,000। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर उसने क्लोजिंग तो दिए हैं हमें, जो कि 12 लाख है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर राइट इश्यूज हुए हैं, तो हम लोग 12 लाख नहीं ले सकते, क्योंकि ओपनिंग 8 लाख थे, क्लोजिंग 12 लाख थे। इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर 400,000 इशू हुए हैं और थ्रू राइट इश्यूज इशू हुए हैं, तो हम लोग जो नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है, इसको मैं, ये नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हमें क्या चाहिए, हमें वैन्स का टेबल चाहिए। अच्छा, वैन्स का टेबल इसी तरह होगा, तो वैन्स का टेबल हम लोग बना लेते हैं। वो कहता है जी 1 जुलाई 2018 को कितने शेयर्स थे, जो पिछले साल के, इनको मैं डिलीट कर दिया, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है जी। अच्छा, वो कहता है पिछले जो ओपनिंग शेयर्स थे वो कितने थे, वो थे 8 लाख के, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, कितने शेयर्स थे, 8 लाख। 2018 का ओपनिंग शेयर्स कितने थे, 8 लाख। 2017 की क्लोजिंग, 2018 के ओपनिंग, 8 लाख शेयर्स थे। ये 8 लाख कितनी देर रहे, ये 8 लाख वो कहता है साल के कितने हिस्से रहे। 1 जुलाई को इशू हुए, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 6 महीने, तो 6 महीने रहे। अच्छा, अब वो कहता है बताओ बोनस फ्रैक्शन क्या होगी। तो बोनस फ्रैक्शन इसमें ऐसे नहीं आती। बोनस फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमारे पास उसने कहा है, बोनस फ्रैक्शन का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस बिफोर इशू डिवाइड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ओके, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे बोनस फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख लेता हूं। बोनस फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, बोनस फ्रैक्शन का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस बिफोर इशू डिवाइडेड बाय TER। अच्छा, मार्केट प्राइस तो हमारे पास है। ठीक है, मार्केट प्राइस कितनी है इस क्वेश्चन में, वो कहता है अगर हम पढ़े, एन एंटिटी इशूज वन न्यू शेयर फॉर एवरी टू एग्जिस्टिंग शेयर्स हेल्ड बाय द वे ऑफ राइट इशू एट 1.5, इतने पे उसने इशू किया था पर शेयर ऑन 1 जुलाई 2018, प्री इशू मार्केट प्राइस वाज 3। तो ये तो हमारे पास 3 है, मार्केट प्राइस वी हैव $3, बट वी डोंट हैव TERP। ठीक है, अगर मैं स्टेप्स में नोट करूं, तो ये हमारा उसने कहा है, ये हमारा सेकंड स्टेप था। ठीक है, ये वाला जो है वो हमारा थर्ड स्टेप था। ठीक है, और ईपीएस जो उसने हमें बताया था, वो हमारा उसने कहा था स्टेप 4 था। लेकिन मैं रिवर्स चलता हूं, मैं लॉजिकल वे में चलता हूं कि हमें अल्टीमेटली कैलकुलेट क्या करना है, ईपीएस कैलकुलेट करनी है। ईपीएस के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, ईपीएस के लिए हमें वैन्स का टेबल कैलकुलेट करना है। वैन्स के टेबल में हमें क्या चाहिए, बोनस फ्रैक्शन चाहिए। तो बोनस फ्रैक्शन के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना है। अब इस फॉर्मूले के लिए हमारे पास TERP नहीं है, तो स्टेप 4 में हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, TERP कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, TERP कैसे कैलकुलेट होती है, थेरोटिकल एक्स राइट प्राइस। TERP कैलकुलेट होती है हमारे पास, वो कहता है, लेट्स सपोज, देखो अब मैं यहां पे थोड़ा सा नीचे करने लगा। वो कहता है वो राइट इश्यूज क्या आपने दिया, एन एंटिटी इश्यूज वन न्यू शेयर फॉर एवरी टू एग्जिस्टिंग शेयर्स। ठीक है, जिसके पास दो ऑलरेडी शेयर्स थे, और दो ऑलरेडी शेयर कितने पे थे, $3 ईच पे। ठीक है, तो अगर उसके पास $2 थे, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, दो शेयर्स थे $3 के हिसाब से, जो कि राइट इशू से पहले का था, तो उसके पास कितने डॉलर के शेयर्स थे, $6 के, राइट। अब कंपनी ने क्या किया, एक नया शेयर्स दिया अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, कितने का, $1.5 का। तो अब उसके पास कितना, ये कितने आ जाएंगे, दैट विल बी, ये कितने आ जाएंगे, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये दिस विल बी $1, सॉरी $1.5। अच्छा, अब अगर मैं आपको बताऊं कि उसके पास 3 शेयर्स हो गए, और 3 शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 3 शेयर्स की उसकी वैल्यू होगी $7.5, राइट। तो अगर हमें एक शेयर की वैल्यू निकालनी हो TERP में, इसको मैं
डिलीट कर देता हूं। अगर हमें एक शेयर की वैल्यू निकालनी हो तो दैट विल बी $7.5 डिवाइडेड बाय 3 शेयर्स, एंड दैट विल बी कितना, $2.5 पर शेयर। जो मैं आपको कह रहा था कि थ्योरेटिकली स्पीकिंग जब भी बोनस इश्यूज होते हैं या राइट इश्यूज होते हैं तो आपकी शेयर की वैल्यू नीचे जाती है। पहले 3 थी, अब देखो 2.5 पे आ गई। ठीक है, लॉजिक सिंपल है। पहले उसके पास, कंपनी ने कहा जिस जिसके पास 2 शेयर्स है, 2 शेयर 3 के हिसाब से थे तो वो $6 के थे। एक शेयर कंपनी ने दिया कितने का, 1.5 का। सॉरी, एक शेयर कंपनी ने दिया $1.5 का उसके ऊपर, राइट इश्यूज के ऊपर, तो वो बन गया $1.5 का। टोटल कितना बन गया, टोटल बन गया $7.5। कितने शेयर्स का, 3 शेयर्स का। तो जब हम लोगों ने पर शेयर निकाला तो दैट इज $2.5 पर शेयर। कोई इश्यूज, कोई क्वेश्चन यहाँ पे बेटा? नो सर। अच्छा, इस 2.5 को हम लोग इस TERP की जगह यूज कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास बोनस फ्रैक्शन भी आ गई। बोनस फ्रैक्शन क्या आ गई, 3/2 की। ठीक है, बोनस फ्रैक्शन इसको हम लोग निकालते नहीं है, फ्रैक्शन का मतलब फ्रैक्शन ही होता है। तो बोनस फ्रैक्शन कितनी आ गई, 3/2.5 की। इस बोनस फ्रैक्शन को हम लोग यहां पे यूज कर लेते हैं, 3/2.5। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वैंस कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे, इज इक्वल्स टू 8 लाख मल्टीप्लाई बाय क्या, 6/12, और मल्टीप्लाई बाय 3/2.5। एंटर कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 4,80,000। ठीक है जी। अच्छा, ये है 1 जुलाई को, सॉरी 1 जनवरी को। अब 1 जुलाई को, जुलाई 2018 को एक्चुअल बोनस, एक्चुअल जो है वो शेयर्स इशू हो गए। ठीक है, और वो फॉर्मूला वही है। अगर हम लोग लगाना भी चाहे फॉर्मूला न्यू शेयर्स का, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूं। अच्छा, अब देखो वो क्या कहता है, वो कहता है द कंपनी इशू 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2। तो अब छोटा नंबर क्या है, लोएस्ट नंबर इन द ऑफर इज 1, और बिगर नंबर इज 2, और एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे, 8 लाख के। तो नए शेयर कितने इशू हो जाएंगे, नए शेयर इशू हो जाएंगे इज इक्वल्स टू, नए नए शेयर कितने इशू हो जाएंगे, नए शेयर आपके पास इशू हो जाएंगे जी, नए शेयर कितने हो जाएंगे, 4 लाख। तो 4 लाख जब नए शेयर इशू होंगे, 8 लाख में ऐड होंगे, तो वो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 लाख शेयर हो जाएंगे। इज इक्वल्स टू 400,000 न्यू शेयर्स प्लस 8 लाख प्रीवियस थे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 1,200,000। ये साल के कितना हिस्सा रहे, जुलाई से लेके दिसंबर तक, 6/12 आ गया। और अब बोनस फ्रैक्शन नहीं लगेगी क्योंकि एक्चुअली राइट इश्यूज हो गए हैं। तो राइट इश्यूज या बोनस फ्रैक्शन तब लगती है जब एक्चुअली बोनस या राइट इश्यूज ना हुए हों। तो अब हम क्या करेंगे, इस 12 लाख को जब मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6/12 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे, सम ले लेंगे इन दोनों का, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, वैन्स आ जाएंगे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। और इनको हम लोग फिर कहां पे यूज कर लेंगे, जो क्वेश्चन मार्क था, दैट वाज 10, कितने हैं जी, 108000। अच्छा जी, जीरो, इसको मैं क्वेश्चन मार्क ही रहने देता हूं, इसको मैं फर्दर ड्रैग कर लेता हूं। ये आ जाएगा 0, इक्वल का साइन डालता हूं, एंटर करता हूं, और ये मेरे पास आ जाएगा 50.92 सेट्स। अच्छा, इसी में अगर आपने इसको 2000 उसकी निकालनी हो, 17 की निकालनी हो, तो यू कैन फाइंड इट आउट बाय मल्टीप्लाइंग द, जो 2017 की ओरिजिनल ईपीएस होगी उसे आपने मल्टीप्लाई कर देना इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन से, तो आपके पास रीस्टेटेड फिगर भी आ जाएगी। ये आपने खुद से कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया, ये तो थी बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन। बेटा यहां तक कोई क्वेश्चन?
तो सर ठीक है। अच्छा, इससे आगे हम लोग चलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस की तरफ। डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होती है? डाइल्यूटेड ईपीएस होती है एक्चुअली, अगर, लेट मी गो देयर, ये थी सारी की सारी, यहां तक आपने ये करनी है। अच्छा, डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होती है? जस्ट अ वेट। अच्छा, डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होती है? डाइल्यूटेड ईपीएस में समटाइम्स ऐसे होता है, कंपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में ऑप्शंस होते हैं, वारंट्स होते हैं, ठीक है? तो फिर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज बेसिकली टू प्रोवाइड रेलिवेंट एंड रिलायबल डेटा टू द शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि अगर वो ऑप्शंस या कन्वर्टेबल्स जो हैं, वो अगर शेयर होल्डर्स एक्सरसाइज कर लेते हैं तो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या इंपैक्ट आएगा ईपीएस पे। तो दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस एज वेल। यहाँ पे उसने लिखा भी हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल में इंक्रीज इन फ्यूचर ड्यू टू सर्कमस्टांसेस व्हिच एग्जिस्ट नाउ, when it occurs this increase in share will reduce or dilute the earning per share. The provision of diluted EPS figure attempts to alert shareholders to potential impact of EPS of these additional shares, जो कि conversion terms for convertible bonds और convertible loans है, या exercise price for options and subscription price for warrants है। करना क्या है हम लोगों ने? सिंपल बेसिक प्रिंसिपल है। जो अर्निंग, देखो, अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स तो हम पहले भी कर रहे थे। अब होगा क्या, जब भी इन केस लोन कन्वर्ट होगा नंबर ऑफ शेयर्स में, तो अब होगा क्या, जब लोन कन्वर्ट हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स में, तो होगा क्या कि आपका जो है वो लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट देते थे अब वो बच जाएगा। अगर फ्यूचर में होता है, लोन कन्वर्ट हो जाता है शेयर्स में, तो वो जो फ्यूचर में आपने इंटरेस्ट देना है वो बच जाएगा। तो उसे हम लोग कहते हैं नोशनल एक्स्ट्रा अर्निंग्स। एक्चुअली हुई नहीं, लेकिन अगर कन्वर्ट हो जाता तो हमें बच जाएगा, तो हम वो अर्निंग्स में ऐड हो जाएगा। और इसी तरह उन उस लोन की बदले में जो शेयर्स आपने इशू किए होंगे वो शेयर्स ऐड हो जाएंगे बीच में। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द अर्निंग डाइल्यूटेड ईपीएस। इसका एक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं और आपको जो है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, करना क्या है, सिंपल सी बात है। If the convertible bonds or preference shares had been converted, the interest or dividend would be saved, therefore earnings would be higher, the additional earnings would be subject to tax, आफ्टर टैक्स लेंगे, और द नंबर ऑफ शेयर्स वुड इंक्रीज। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे, ये तो वो है इलिस्ट्रेशन है, ये आप खुद कर लेना, मैं आपको जो है अंडरस्टैंडिंग करवा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है इसमें, इस तरह ऑप्शन दिया गया होगा, जैसे हम, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द कंपनी हैड 8.28 मिलियन shares in issue at the start of the year and made no new issues of the shares during the year ended 31st December 2024 कर लेते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर उसने ड्यूरिंग द ईयर नए शेयर इशू नहीं किए, सो दैट मींस के वैंस का टेबल नहीं बनेगा। बट ऑन दैट डेट इट हैड इन इशू 2.3 मिलियन कन्वर्टेबल लोन स्टॉक, जो कि 2026 से लेके 2029 तक कन्वर्ट हो सकता है। द लोन स्टॉक कैरीज एन इफेक्टिव रेट ऑफ 10%. Assume an income tax rate of 30%. The earnings for the year were 22080000. कहते the loan stock will be convertible into ordinary one share as follows. अगर 2026 में हो तो $90 जो है, $90 जो है वो मतलब $90, या चलो इस तरह करते हैं, 90 शेयर्स $1 के मिलेंगे फॉर एवरी 100 नॉमिनल वैल्यू ऑफ लोन। और इस तरह 85, इस तरह 80 और 75। तो वो कहता है कैलकुलेट डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। अच्छा, अब आपने ये करना होता है, जब इस तरह की चीजें आपको दी गई हों कि डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट वैल्यूज पे वो कन्वर्ट हो सकते हैं, तो आपने उसे ये एज्यूम करना है कि वो हाईएस्ट वैल्यू पे कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी इस वाले केस में वो 2026 में हाईएस्ट पे कन्वर्ट हो रहे हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है 2028 में या 2029 में वो हाईएस्ट पे हो रहे हो, तो फिर आपने वही वाला ईयर लेना है या वही कन्वर्जन रेट लेना है जिस ईयर में वो कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन दिखाना 2024 में ही है। ठीक है। तो 2024 में बेसिकली व्हाट यू विल शो इन डाइल्यूटेड, यू विल शो दैट, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल अर्निंग पर शेयर भी कैलकुलेट कर लेंगे और डाइल्यूटेड भी कर लेंगे। ठीक है। दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ अर्निंग पर शेयर। आपके कोर्स में इतना ही है, बाकी जो है वो एडवांस में हम लोग पढ़ेंगे।
तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक और बना लेते हैं, इसका बना ले, हाँ इसका बना लेते हैं, ओवर कॉपी। अच्छा जी, रीनेम डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है जी। अच्छा, पहले हम लोग क्या करेंगे, 2024 की सिंपल ईपीएस कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमारे पास कैलकुलेट होगी इस वे में, ठीक है। तो अर्निंग्स कितनी है जी, अर्निंग्स उसकी थी, वो क्या कहता है, अर्निंग्स है 2208, तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, अर्निंग्स कितनी है 2208,000। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर शेयर्स इशू नहीं हुए, तो हमारे पास शेयर्स कितने आ जाएंगे, 8.28 मिलियन। सो दैट मींस 8.28 मिलियन, तो 8 यहाँ पे आ गया, 8.28 मिलियन, तो 28 यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। 8.28 मिलियन हमारे पास शेयर्स आ गए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या किया, जब मैंने इसको ड्रैग करता हूँ, इसको 0 करता हूँ, एंटर किया और इसको इक्वल कर दिया, तो हमारे पास आ गई कितनी जी, दैट इज 26.67 और 26.2667 डॉलर्स पर शेयर और 26.67 सेंट्स पर शेयर आ गया। अच्छा, ये तो आ गया हमारे पास क्या, कि अगर ईपीएस होती 2024 की नॉर्मल वाली। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। मैं क्या करने लगा हूं, डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अच्छा, डाइल्यूटेड ईपीएस में क्या होगा, हमारे पास क्या चेंज होंगे, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स भी चेंज हो जाएंगे, और हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, लेट मी डू इट फॉर यू। अच्छा जी, होगा क्या, अब देखो, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर है 2208,000, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है। अब अगर लोन कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, कितना लोन है, लोन है 22.3 मिलियन का, ये अगर कन्वर्ट हो जाता है, और रेट कितना है 10% का, ठीक है, तो आपके पास सेविंग कितनी होती है, आपके पास नोशनल सेविंग जो होगी, ठीक है, नोशनल अर्निंग्स कितनी हो जाएगी अगर वो कन्वर्ट होता है, तो अब आपको इतने पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कितने, मैं इक्वल टू 2.3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10%, ठीक है जी, इतने रुपए की सेविंग हो जाएगी, ये इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो टैक्स है, ये टैक्स सेविंग, जब हम लोग इतना इंटरेस्ट दे रहे थे इसमें से, देखो ये वाला इंटरेस्ट अगर नहीं देना पड़ेगा, चलो मैं क्या करता हूं, मैं इसको ऐड बैक कर देता हूं, अर्निंग्स प्लस नोशनल अर्निंग्स, ठीक है, इसको मैं बेसिक कह देता हूं, जो बेसिक अर्निंग्स थी प्लस नोशनल अर्निंग हमारे पास कितनी हो गई, वो हमारे पास, मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, दिस प्लस दिस, ठीक है। अब जब हमारी अर्निंग्स बढ़ गई, तो हमें टैक्स भी तो देना पड़ेगा, जितनी अर्निंग्स, क्योंकि ये तो आफ्टर टैक्स थी ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर ईयर था। अब जब ये नोशनल अर्निंग्स इसमें ऐड होगी, तो हमें एडिशनल टैक्स भी तो देना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, लेस टैक्स एक्सपेंस कर देते हैं, एडिशनल लेस नोशनल टैक्स एक्सपेंस। अच्छा, वो कितना होगा, वो डेफिनेटली जो है वो इसी फिगर पे होगा ना, ये 2,30,000 पे, और कितना होगा, परसेंटेज कितनी है टैक्स की, 30%, तो वो कितना होगा, हम लोगों ने मल्टीप्लाई बाय 30% कर दिया, एंटर किया, तो हमारे पास ये टैक्स माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास जो अर्निंग्स आ जाएंगी, डाइल्यूटेड अर्निंग्स आ जाएंगी, वो कितनी आ जाएंगी, डाइल्यूटेड अर्निंग्स जो हमारे पास आ जाएंगी, दैट विल बी, इसमें से हम लोग
69,000 को माइनस कर देंगे, तो डाइल्यूटेड अर्निंग्स विल बी, मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, डाइल्यूटेड अर्निंग्स विल बी दिस मच। ठीक है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम लोगों ने डाइल्यूटेड अर्निंग तो हमारे पास आ गई, अब हम लोगों को क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स भी चाहिए। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने थे, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास थे पहले, अगर हम लोग लिखें तो हमारे पास थे ये वाले नंबर ऑफ शेयर्स, 82, कितने थे, 82800 या 8.28 मिलियन। अब क्या होगा, अब अगर लोन कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं लोन कन्वर्जन, कन्वर लोन कन्वर्जन। अच्छा, लोन कन्वर्जन कितने पे हो रही है, एट $90 शेयर्स फॉर $100 लोन। अच्छा, इसको अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसको मैं और ड्रैग कर लेता हूं। अच्छा, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, क्या करना है हम लोगों ने, लोन टोटल कितना था, वो था 2.3 मिलियन का, अगर इसको $100 पे डिवाइड करते हैं और सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 90 से, बल्कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 90 से, मैं डॉलर का साइन उठा दूंगा। देखो किया हम लोगों ने क्या, कि 2.3 मिलियन का लोन था, $100 पर, जो $100 का लोन है, वो हर $100 लोन के पीछे आपको $90 के शेयर मिलेंगे। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूं, जीरो, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स बन जाएंगे, और इज इक्वल्स टू, तो नए शेयर्स कितने बन जाएंगे, नए शेयर्स जो इशू होंगे वो होंगे कितने, 207,000। तो हम लोग न्यू, बल्कि मैं कहूंगा डाइल्यूटेड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने बन जाएंगे, दैट विल बी 8.28 मिलियन, ठीक है, प्लस 2.07 मिलियन जो नए कैलकुलेट हुए, तो दैट विल बी, इस इक्वल्स का साइन दबाया, दिस प्लस दिस, एंटर किया, तो दिस विल बी द नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि नए नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, इसको बोल्ड कर देता हूं, जो कि टू बी यूज्ड अबव। तो इन दो फिगर्स को हम लोग यूज कर लेंगे, कितनी आगे जी हमारे पास, अब दिस विल बी डाइल्यूटेड ईपीएस में आ जाएगी कितनी फिगर, दैट विल बी 2369000 और नए शेयर्स कितने आ जाएंगे, 1035, यहां पे आ जाएगा 1035 और 1.035 मिलियन। तो हमारे पास ये आ जाएंगे न्यू नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर हम लोग इसकी ईपीएस कैलकुलेट करें, जीरो इज इक्वल्स टू, एंटर किया, अच्छा एक और जीरो आएगा, ठीक है, एंटर किया हम लोगों ने, इज इक्वल्स टू एंटर किया, तो हमारे पास डाइल्यूटेड ईपीएस कितनी आ गई, दैट इज 0.2288 और 22.89 पर शेयर जो है हमारे पास डाइल्यूटेड ईपीएस आ गई, जो कि पहले कितनी थी, नॉर्मल 26.67 थी, अब 22.89 आ गई। ठीक है जी, इसी तरह ये कन्वर्टेबल लोन्स में था, इसी तरह ऑप्शंस और जो है वो उसमें भी होता है, वारंट्स में भी होता है। विल कवर इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। So far, if you have any questions, you can ask me the questions. If you'll not ask any questions, so I'll जो है मैं इसकी मीटिंग को ओवर करता हूँ। Any questions so far? मैं इसको हाईलाइट कर दूं। ओके, नो क्वेश्चंस, ठीक है, मैं मीटिंग को ओवर करता हूँ। अल्लाह हाफिज जी।